हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी एवं वन रक्षक परीक्षा में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित हमारा वीडियो रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं और ये रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो पहले एग्जाम में आए हैं, व्यापम के एग्जाम में ही आए हैं, तो इससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो आपको काम आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग। ठीक है, गर्मी की दोपहर में जो सफ़ेद कपड़े से बना तंबू होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उसको बनाया जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है सफ़ेद रंग के लिए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ती है ना, प्रकाश आता है तेज, तो ऊष्मा का ये क्या करता है, खराब अवशोषक है ना, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है और अच्छा परावर्तक है ना। ऊष्मा को क्या करता है, एक तो अवशोषित नहीं करता है, मतलब अपने अंदर नहीं समाता है, और उसको परावर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। जब मोम को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हम देखते हैं ना मोमबत्ती का मोम, तो उसको जब गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। तो इसके लिए हमको सही कथन को चुनना है, 3 कथन गलत हैं। ठीक है, तो कज्जल का निर्माण होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। किसका निर्माण होता है, मोम को जलाने पर कज्जल का निर्माण होता है। किसका, कज्जल का निर्माण होता है, जो कि कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे गलत ऑप्शन देख लेते हैं कि ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे ऑप्शन देता है कि भाई हम उसको चूज़ कर लें, है ना। अगला है जल वाष्प उत्पादित होता है जो भौतिक परिवर्तन है। देखो जल वाष्प कहाँ उत्पादित होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कहाँ से हुआ है, फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस बना सकते हैं क्या उसको। तो जो गलत ऑप्शन भी हमने देख लिए, लेकिन जो हमारा सही वाला है ना, कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। तो सही कथन क्या है, तो कज्जल का निर्माण होता है। क्या होता है, कज्जल का निर्माण होता है, जो कि कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता वापस, है ना। एक बार हो गया तो हो गया। भौतिक परिवर्तन को वापस रिपीट किया जा सकता, लेकिन रासायनिक को नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है, प्रकाश किरण कहाँ पे आपतित होती है, परावर्तन पृष्ठ पर, जहाँ से वो परावर्तित हो जाए। जैसे कोई पृष्ठ है, यहाँ प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, आपतित मतलब इस पर गिर रहे हैं, फिर परावर्तन वाली पृष्ठ है तो यहाँ से परावर्तित होगा ये ऐसे, है ना। तो वो पूछ रहा है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पे, मतलब ये अगर 90 डिग्री पे हो, ये वाला जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये एक दूसरे पे कहाँ पे हो, 90 डिग्री पे हो, है ना। तो आपतन कोण क्या होगा, तो ये वाला कोण हमसे पूछा है, तो ये वाला कोण होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये वाला कितना होगा, अगर 90 होगा तो ये वाला कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। कुचालक मतलब जिससे में लाइट प्रवाहित नहीं हो, है ना, जिसमें लाइट प्रवाहित नहीं हो, है ना। तो वो है आपका आसूत जल, है ना। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें अगर हम लाइट प्रवाहित करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिजली की कुचालक रहेगा वो, है ना, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगी, है ना। बाकी नल का पानी गंदा पानी रहता है, आसूत जल तो हमने देख ही लिया, लवणीय जल और एल्कोहल इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये सुचालक होते हैं, है ना, इनमें भी विद्युत प्रवाहित हो जाती है, लेकिन आसूत जल में कोई प्रभाव नहीं होगा, कुचालक होता है। जैसे अपना लकड़ी प्लास्टिक होता है, वैसे ही आसूत जल भी, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है ना। जीएम या फिर उसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक, क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो जो आपका बासमती चावल होता है ये ट्रांसजेनिक नहीं है। बाकी आपका बीटी कपास, टमाटर, फ्लावर और गोल्डन राइस। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसजेनिक बीटी कपास है ना, फ्लावर है ना, और ये गोल्डन राइस हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएम ट्रांसजेनिक नहीं है, तो हमको याद रखना है सीधा सीधा बासमती चावल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला है, ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। ड्रम जो है एक, कोई ड्रम मान लेते हैं, कोई भी ढोल वगैरह जो भी मानो आप, तो निर्वात में यदि उसको पीटा जाए, कहाँ पीटा जाए, निर्वात में पीटा जाए, तो हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा भाई, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आपकी ध्वनि होती है ना, ध्वनि में निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। जो आपकी ध्वनि होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है ना। आपकी जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि जो हम बोलते हैं या जो भी हम सुनते हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए हमको ड्रम की आवाज़ नहीं सुनी जाए, सुनने में आएगी यदि हम ड्रम को कहाँ बजाते हैं, निर्वात में बजाते हैं, है ना, जहाँ वायु नहीं है, निर्वात।
अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है ना। कैल्शियम में कितने 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है। आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आर्गन जो है हमारी गैस, उसमें कितने 18 प्रोटॉन और 22 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनके बीच क्या संबंध है, उनके बीच क्या संबंध है, तो उनके बीच क्या समानता है ना, समानता पूछ रहा है ना। तो इन दोनों में ऐसी क्या समानता है, इन दोनों के संबंध में ऐसी क्या समानता है इन चारों ऑप्शन में, तो वो है आपका द्रव्यमान क्रमांक। क्या है, द्रव्यमान क्रमांक। अब द्रव्यमान क्रमांक को कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान क्रमांक को निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो देखो इसके 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। इसके 18 और 22 कितने हो गए, 40 हो गए। दोनों 40-40 हुए कि नहीं। तो जो द्रव्यमान क्रमांक है वो कितना हो गया, 40 हो गया दोनों का। तो ये इन दोनों में क्या है, समानता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग जो होती है उसमें दूर से सूचना एकत्रित करने का काम होता है। क्या होता है, दूर से सूचना एकत्रित करने का काम होता है। ये अपने सैटेलाइट वगैरह से काम में आता है रिमोट सेंसिंग का काम। ठीक है, तो दूर से सूचना एकत्रित करना किसके अंतर्गत आता है, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग के अंदर आता है। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय, ठीक है। तो वो है आपका नीली हरी शैवाल की कोशिका। जो नीला हरा शैवाल होता है एक कोशिकीय होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी फफूंद, मानव कपोल कोशिका और प्याज कोशिका, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय में आता है अपना नीली हरी शैवाल, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। जो आपका राइबोसोम, आपने कोशिका को देखा होगा तो उसमें राइबोसोम जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है ना, किससे कनेक्टेड रहता है कोशिका में, तो वो होता है आपका अंतर्द्रव्यी जो अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है उससे ये आपका कनेक्टेड रहता है। कौन, राइबोसोम। राइबोसोम और ये दोनों आपस में क्या जुड़े हुए रहते हैं, राइबोसोम और अंतर्द्रव्यी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है ना। अस्थि और उपास्थि कहाँ होती है भाई, तो ये पूरा अपना जो कंकाल संयोजी ऊतक होता है ना, कंकाल जो होता है अपना पूरा, है ना, उसमें होती है अस्थि और उपास्थि। ठीक है, अस्थि और उपास्थि निम्न होती है, तो कहाँ होती है, कंकाल संयोजी ऊतक में होती है। कहाँ होती है, जो अपने पूरा कंकाल होता है ना उसको पूरा जोड़ने का काम करती है। मानव का कंकाल है ना, उसमें अस्थि और उपास्थि ये जो होती है ना, ये दोनों ही क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो कंकाल संयोजी ऊतक है, एक तरह से कंकाल को संयोजी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न में होता है। श्वसन की जो हम क्रिया करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उस दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, किस में होता है या किसके द्वारा होता है, तो वो कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो आपके फेफड़ों में होता है और एक होता है वायु कोष्टिका में, है ना। जो आपकी अंदर वायु जाती है, और एक फेफड़ों में, यहाँ होता है आदान प्रदान कहाँ से होता है, यही तो होता है वायु कोष्टिकाओं में और फेफड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं के समूह जिनमें कुछ विशेष कार्य हैं। समान कोशिकाओं के समूह मतलब एक जैसी सारी कोशिकाएं रहे, है ना, जिनके कुछ विशेष कार्य हो और एक जैसा काम करें। सभी कोशिका पहले तो कैसी रहे, एक जैसी रहे, और वो एक जैसा ही कुछ काम करे, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये ऊतक की क्या हो गई परिभाषा, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी मिलके कोई एक काम करे, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, इन सबको संयुक्त रूप से ऊतक कहा जाता है। वो मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है। जो डेयरी पशु होते हैं, ठीक है, जो अपन गाय वाय पालन करते हैं, तो उनकी मुख्य आवश्यकताएं क्या होती है ना, तो उनकी आवश्यकताएं होती है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए। कौन सा चारा होना चाहिए, खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और मात्रा संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित मात्रा में मोटा चारा, है ना, उसकी सांद्रता बिल्कुल क्या होनी चाहिए, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप तीन ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सही आंसर है वो ये है कि खाद्य में कौन सा चारा होना चाहिए, मोटा चारा होना चाहिए, सांद्रता संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा उर्वरक। उर्वरक आवश्यक नहीं है। लेकिन देखो कहीं भी हम बीज डाल देते हैं तो उगता कि नहीं उगता, उग जाता है ना, लेकिन अगर उसको धूप
नमी और वायु नहीं मिलेगी तो वो नहीं उगेगा। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या है, आवश्यक है। धूप भी होना जरूरी है, वायु भी होना जरूरी है और नमी भी होना जरूरी है। देखो ये प्रकृति की चीज़ें हो गई, जैसे धूप में आपको क्या मिल जाएगा, ताप मिल जाएगा। ठीक है, ताप मिल जाएगा। पंच तत्व होते हैं ना, वायु मिल जाएगी और आपकी नमी मतलब क्या, जल मिल गया। तो इन तीनों से उसका हो जाएगा, लेकिन उर्वरक की कोई आवश्यकता इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, मिलेगा तो जल्दी हो जाएगा लेकिन आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आवश्यक है। कौन कौन, धूप, वायु और नमी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं करते हैं तो वो लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ यदि उनको कुछ फ़ायदा देना चाहते हैं। वीडियो से आपको वास्तव में कुछ फ़ायदा मिला हो तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।